हेलो दोस्तों, ये नया सेशन है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस सेशन में हम शुरू करेंगे घटना चक्र। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि घटना चक्र जो है बहुत जरूरी है, बुक्स हैं, पेपर्स के लिए और हमारी शुरुआती प्रिपरेशन के लिए, बेसिक प्रिपरेशन के लिए घटना चक्र जो भी है बहुत जरूरी होती हैं। इसलिए हम पेट के एग्जाम के लिए और अदर्स एग्जाम के लिए घटना चक्र को पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे हम घटना चक्र साइंस से, और आई होप इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन साइंस का नहीं आएगा। धीरे धीरे मैं सारी जीएस, स्टैटिक जीएस करा दूंगा, उससे बाहर पेट में नहीं आएगा, करंट अफेयर्स भी करा दूंगा। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पे और शुरू करते हैं आज का सेशन घटना चक्र साइंस का। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट। एक्चुअली इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? अगर हम इलेक्ट्रिक पावर को देखें तो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है उसे बोलते हैं कि एक सर्किट में एक यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर हुआ, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जो फोर्स की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। हमें पता है फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं जब एक ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर जाए तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज फैराडे, वोल्ट्स, एम्पियर, ओम। देखिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी जो होती है ये किसी भी एक मटेरियल की उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को कितना रेजिस्ट करे, अवरोध करे। अब ये अगर किसी भी मटेरियल की अगर लो रेजिस्टिविटी होगी तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो करेगा या इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा मूव करेगा। इस क्वेश्चन में सही आंसर नहीं था, इसीलिए एमपीपीसीएस प्री में इसमें फुल मार्क्स दे दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लाइट ईयर है इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, अगेन द सेम क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, पारसेक। पारसेक के लिए आप याद कर लीजिए 3.25 लाइट ईयर्स होता है, 1 पारसेक इक्वल टू। और इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है आरएएस में, अभी तक ये दोबारा नहीं आया है। पारसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which unit of measurement is multiplied by 0.39 to convert it to inches, that is 1 centimeter. 1 centimeter is equal to 0.39 inches. Next question, how can the height of the person who is 6 feet tall can be expressed in nanometer? हमें पता है नैनोमीटर को अगर देखें तो 1 इंटू 10⁹ मीटर 1 नैनोमीटर होता है। अगर 1 फीट की बात करें तो 1 फीट इक्वल टू 0.305 मीटर होता है। तो अगर हम पॉइंट को डिस्प्लेस कर दें तो 30.5 इंटू 10⁷ नैनोमीटर हो गया, और 6 को से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, और मीटर में पूछा जाए तो 10⁻⁹ मीटर। Once again, same question. Again, ampere is the unit of electric current. Next, megawatt is the measuring unit of power which is that is generated. आपने पढ़ा होगा कि जो मेगावाट, इतने मेगावाट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई, पावर प्लांट होते हैं तो वहां पर जनरेट की गई, एसेट्रा। आपने देखा होगा कि किधर हवा का रुख किधर है। सोनार एक ऐसा डिवाइस है जो कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये क्या करता है, पानी के नीचे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पता लगाना है
तो पानी के नीचे काम करेगा। रेडार किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पता लगाना है तो हवा में काम करेगा। अगर मैं आपकी बात करूं, अगर मैं बात करूं कि ये रेडार और सोनार क्या होता है, तो हम जरा समझ लेते हैं इसे, ये होता क्या है। ये अगर मैं देखूं तो मैं देखूं कि अगर ये जो है एक पनडुब्बी है और ये पानी के नीचे जो है चल रही है, और यहां पे नीचे जो होता है एक ट्रांसमीटर लगा होता है, और यहां नीचे एक रिसीवर लगा होता है, रिसीवर। अब जो है अगर मैं बताऊं तो ये जो ट्रांसमीटर होता है ये जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेज को, अल्ट्रा वायलेट रेज को ये क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं ये बहुत तेजी से मूव करती हैं चारों तरफ, चारों तरफ बहुत तेजी से मूव करती। अब मान लेते हैं यहां पे एक मछली है, मछली है, तो ये क्या करेगा, जितनी रेज इससे टकराएंगी वो उतनी ही स्पीड में वापस आ जाएंगी, और जब वापस आती हैं तो ये टीएक्स जो है, ये आरएक्स, ये इन रेज को रिसीव कर लेता है। क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। तो इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या करता है, वो टीएक्स और आरएक्स को कॉन्फ़िगर करके ये पता लगा लेता है कि जो सामने जो चीज है वो क्या चीज है, और क्या बोलते हैं, पनडुब्बी है और मछली है या कोई और चीज है। क्लियर, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आया, तो रेडार क्या है, सेम चीज इन हवा में। अगर हवा में किसी चीज को आपने देखा होगा कि बोट्स के ऊपर, जो शिप्स होते हैं उनके ऊपर एक छतरी टाइप की घूमती रहती है, एक अम्ब्रेला टाइप का, और जब एयरफोर्स स्टेशन होते हैं या कैंट होता है तो उसमें एक हवा टाइप का हवा में घूमता रहता है गोल गोल, तो दैट इज रेडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अच्छा, वहां पे जो सोनार था वो इस्तेमाल करता था, सोनार क्या इस्तेमाल करता था, सोनार जो इस्तेमाल करता था वो करता था अल्ट्रासोनिक वेव्स, लेकिन जो रेडार है वो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए। सोनार इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशन में किस चीज से पता लगा, ऑब्वियसली सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार सेम क्वेश्चन, सोनार सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, द apparatus used to measure intensity of sound, that is ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर एक ऐसा होता है जो साउंड की इंटेंसिटी को पता लगाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। ये क्या होता है, ये वेलोसिटी और ये फोर्स ऑफ विंड को पता लगाता है। फोर्स ऑफ विंड मतलब विंड चल रही है, ये पता लगाता है विंड वेन किधर को चल रही है, लेकिन उसमें फोर्स कितना है ये पता लगाता है हमारा क्या बोलते हैं, एनीमोमीटर। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ विंड, सेम क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा इसमें एक करेक्टली मैच नहीं है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अब ज्यादा आने लगे हैं और हमें फोकस करना चाहिए कि हमें भी जानना चाहिए कि हम क्या नया पैटर्न चेंज हो रहा है, और ये पैटर्न इसलिए आ रहा है क्योंकि पेपर में ज्यादा से ज्यादा एक नंबर में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एक गलत है, तीन सही है। अब हमें पता है एनीमोमीटर जो होता है विंड की वेलोसिटी चेंज उसके लिए होता है, फोर्स ऑफ विंड के लिए, विंड स्पीड के लिए। फिर एमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है। पायरोमीटर होता है, पायरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो रेडिएशन पे काम करता है। कभी कभी आपने देखा है चीजें गर्म हो जाती हैं तो उसके पास से दूर से ही हमको हीट महसूस होने लगती है। तो पायरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है कि जिसमें किसी डिवाइस के पास अगर हम नहीं जा सकते हैं तो दूर से ही हम उसका टेम्परेचर ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। टेकमीटर क्या होता है, टेकमीटर क्या होता है, मान लीजिए एक सर्किट है, बोर्ड है, और उसके बीच में हमें कंपोनेंट्स लगाने हैं,
तो कंपोनेंट्स को, ये डिस्टेंस को टारगेट करता है, ठीक है। ये ऑपरेशंस जो इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं उसमें ये बताता है कि कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस कितनी दूर लगेगा या कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की दूरी कैसी है। ये ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। आपने मशीन देखी होगी कि आपने मोबाइल बनाने वाली की एक चिप लगाई, दूसरी चिप लगाई, तो उसमें ये फिट रहता है। इसे बोलते हैं टेकोमीटर। नेक्स्ट, पायरोमीटर। पायरोमीटर मैंने आपको बता दिया, हाई टेम्परेचर को यूज करने के लिए होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के लिए पायरोमीटर, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, पायरे हेलियोमीटर। ये किस लिए होता है? देखिए, पायरोमीटर जो होता है वो रेडिएशंस होता है, और पायरे हेलियोमीटर होता है ये सोलर रेडिएशंस के लिए होता है। सोलर रेडिएशंस मतलब, तो सन की जो सोलर मतलब होता है सन की किरणें, उनकी रेडिएशंस में कितनी पावर है ये उसको नापने के लिए होता है। नेक्स्ट, मैनोमीटर। मैनोमीटर किस लिए होता है? प्रेशर ऑफ गैस के लिए। ये क्या करता है कि ये क्या नापता है कि कोई भी कॉलम है उसमें कितना लिक्विड में प्रेशर का, लिक्विड अगर लिक्विड डाल दें तो उसका प्रेशर कितना है, गैस का प्रेशर कितना है। तो ये समझ लीजिए कि प्रेशर ही नापता है ये, चाहे गैस का हो चाहे लिक्विड का हो। तो आप ये समझ लीजिए इसका यूज जो सबसे ज्यादा होता है वो आपने इसको क्या बोलते हैं, आपने जो लिक्विड बेस पे जो काम करती हैं, वर्ड याद आ जाएगा मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर, इसको मैच करना है। एमीटर हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट, हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, स्प्रिंग बैलेंस वेट को, और बैरोमीटर जो है प्रेशर को। जो भी होगा हम देख लेंगे। नेक्स्ट, ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, क्लियर है? तो अब देखेंगे, ओडोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर व्हीकल, बिल्कुल सही है। ऑडोमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, सेकंड बी। ऑडियोमीटर हमें पता ही है, बिल्कुल सही है। एमीटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिक पावर नहीं, इलेक्ट्रिक करंट। ये चौथा जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट को मैंने बता दिया आपको, एमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर, मैंने बताया था आपको। लिक्विड और लिक्विड्स यूज्ड इन सिंपल बैरोमीटर आर मरकरी, इसमें मरकरी यूज होता है, क्लियर है। द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, अच्छा, डेंसिटी ऑफ मिल्क जो होती है वो लैक्टोमीटर से होती है, और ब्यूटरोमीटर क्या होता है, उसमें कितना फैट मौजूद है या वो फैट कंटेंट कितना है उसमें, ये उससे पता चलता है ब्यूटरोमीटर से। हाइड्रोमीटर आपको बता ही दिया मैंने, और थर्मामीटर आपको बता ही दिया। द डेंसिटी ऑफ मिल्क, सेम क्वेश्चन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सेम क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी, सेम क्वेश्चन। Which instrument is used for measuring of humidity in air, same question. Hygrometer, same question. Which instrument is used to measure humidity, same question. Which of the following device quantify the humidity in air, same question, hygrometer. Which of the following is correctly matched, कौन सा correctly match है? अब इसमें 3 गलत है और 1 सही है। थर्मोरेजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, कैपेसिटर, थर्मोमीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, जंक्शन डायोड, एम्पलीफायर। इसमें केवल ए सही है। कैपेसिटर जो होता है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और ये क्या करता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, करंट स्टोरेज डिवाइस, क्लियर है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये हमारे ट्रांजिस्टर की तरह यूज किए जाते हैं सर्किट्स में। तो उसके बाद क्या हो गया,
जंक्शन डायोड ये एम्पलीफायर की तरह यूज किए जाते हैं, हाफ वेव एम्पलीफायर, फुल वेव एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, इस तरीके से। क्लियर है? लेकिन यहां पे गलत है। जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन डायोड होता है, और पीएन जंक्शन डायोड के बारे में यहां कुछ ऐसा नहीं लिखा है। डायोड को रेक्टिफायर की तरह भी यूज किया जाता है, और क्या बोलते हैं, फुल वेव और हाफ वेव। ये ऊपर नीचे लिख गया है, एम्पलीफायर और रेक्टिफायर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, ये किस लिए हो जाता है? ईईजी, ये हमारा होता है ब्रेन के लिए। ईसीजी किस लिए होता है? ईसीजी शायद हार्ट के लिए होता है, ईईजी हमारा ब्रेन के लिए होता है। नेक्स्ट, मैच करना है। स्टेथोस्कोप किस लिए होता है? स्फैग्रोमीटर के स्फैगमैनोमीटर, फिर कैरेटोमीटर, फिर लक्समीटर। सबसे पहले वो कर लीजिए जो आता है। कैरेटोमीटर जो होता है वो प्योरिटी ऑफ गोल्ड के लिए होता है, आप समझ लीजिए। लक्समीटर जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए होता है। स्टेथोस्कोप होता है वो हार्ट की साउंड के लिए होता है। तो जो बचा वो जो है स्फाइग मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर काउंट करता है, इसका मतलब। नेक्स्ट 31, नेम द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, अभी हमने पढ़ा। बी, द apparatus used to measure intensity of light, अभी मैंने बताया, लक्स मीटर। रेडार इज यूज्ड फॉर, अभी मैंने बताया आपको, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है और लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता लगाता है एयर में। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज मेजर रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या करता है? इंटेंसिटी ऑफ अर्थ। एक्चुअली क्या होता है कि रिक्टर स्केल ये बताता है कि कितनी तेजी से भूकंप आया। नेक्स्ट, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेल्सियस, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? अच्छा, इसमें एक जो है करेक्टली मैच नहीं है। सेल्सियस टेम्परेचर, किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी, आरएच फैक्टर ब्लड, रिक्टर स्केल ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के लिए क्या था? हाइग्रोमीटर था। रिक्टर स्केल किसके लिए था? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के लिए। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीस्मोमीटर डिवाइस, दैट इज सीस्मोग्राफ। जब भी अर्थक्वेक होता है तो सीस्मिक वेव प्रोड्यूस्ड होती है, ये हमें पता है। और ये कैसे डिटेक्ट की जाती है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड सीस्मिक वेव, दैट इज सीस्मोग्राफ। Next, intensity, same question. Which of the following device is used to measure the intensity of earthquake? Same question. Seismograph क्या रिकॉर्ड करता है? Same question. Next, same question. Next, पैथोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एल्टीमीटर। अच्छा, दो हम पढ़ चुके हैं, बैरोमीटर प्रेशर, हाइग्रोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। पैथोमीटर जो होता है वो डेप्थ ऑफ द सी होता है, और एल्टीमीटर हाइट के लिए होता है। पैथोमीटर, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ द सी, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? मैनोमीटर प्रेशर, कार्बोरेटर इंटरनल कंबस्शन इंजन, कार्डियोग्राफ हार्ट मूवमेंट, सीस्मोमीटर कर्वेचर ऑफ सर्वे। डी, सीस्मोमीटर मैंने आपको बताया क्या करता है। फोनोमीटर, फोनोमीटर इज यूज टू मेजर, ये क्या करता है? ये इसमें ऑप्शन नहीं है। ये क्या करता है? ह्यूमन वॉइस के फोर्स को टेस्ट करता है, ठीक है ना। इसमें ये ऑप्शन नहीं था तो सभी को मार्क्स दिए गए थे। तो फोनोमीटर ये क्या करता है? ये फोर्स ह्यूमन वॉइस, अगर एक ऐसा डिवाइस है जो कि ह्यूमन वॉइस जब हम बोलते हैं तो कितना फोर्स लगता है उसे मेजर करता है। और ऐसे ही एक होता है फोटोमीटर। फोटोमीटर इज क्वाइट डिफरेंट थिंग, दैट इज मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब कितनी धूप पड़ रही है या धूप की तेजी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द apparatus यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, पॉलीग्राफ टेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आपको पता है, ये फिजिकल बॉडीज के बिहेवियर और
उसमें अगर फोर्स लगाया जाए या उसको डिस्प्लेस किया जाए तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में, ये पता करते हैं। वेट आपको पता ही है। और मास क्या होता है, मास आपको पता ही है क्या होता है। मास जो होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, क्लियर है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, सिंपल, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस, द इट्स यूनिट इज न्यूटन, क्लियर है। नेक्स्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही डिफरेंट चीज है। जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है मान लेते हैं, चलिए इसको मैं आपको वैसे करके बताता हूं कि इसमें डिफरेंस क्या है, क्लियर है। तो इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा रब कर लेते हैं और देखते हैं। देखिए, हमको देखना है कि, देखिए मान लेते हैं हम ए से बीच की दूरी, बी तक की दूरी जो है वो जो है वो मान लेते हैं 4 मीटर है, क्लियर। अब हम मान लेते हैं कि हमने किसी भी बॉडी को, ये मान लीजिए कोई भी राम और श्याम है, ये जो है ए से बी पे गया, क्लियर है, और बी से दोबारा से ए पर आ गया। तो जो फाइनल डिस्टेंस हुई, फाइनल डिस्टेंस कवर्ड हुई वो कितनी हुई, 4 + 4, 8। बट वो ए पर था और ए पर ही रहा, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। मींस ए पे जो जब राम था तो वो फाइनल में ए पर ही रहा, उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी, सेम, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है और वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको पता ही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, पहला आपको पता ही है कि एक बॉडी स्टेट में तब तक ही रहेगी जब तक कि बाहर का एक्शन उस पर ना लगाया जाए, वो अपना चेंज नहीं करेगी। सेकंड क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ F = ma। थर्ड क्या है, एक्शन रिएक्शन लॉ। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। और चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वर्क क्या है, मैंने बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर वर्क को, काम जो है, किसी पे भी अगर वर्क लगा रहे हो, आप वर्क कर रहे हो और वो थोड़ा सा एंगल पे है, तो वहीं पे क्या हो जाता है, कॉस थीटा को ऐड कर देंगे, जितना भी एंगल होगा उसे जोड़ देंगे इनटू डिस्प्लेसमेंट। डायनमो क्या होता है, डायनमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल क्या करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ट्यूबलाइट क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक बल्ब हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सेल करता, चेंज करता है। कैंडल केमिकल एनर्जी को लाइट और हीट दोनों में चेंज करता है और सितार मैकेनिकल एनर्जी को साउंड में चेंज करता है। पावर वर्क अपॉन टाइम होता है। एनर्जी मैं आपको बता चुका।
मैकेनिकल एनर्जी दो तरीके की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो होती है कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी वो होती है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, तो उससे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल P इक्वल टू mgh होता है। अब पढ़ते हैं, कोई भी एक मशीन है वो किसी पर्सन को कैसे हेल्प करेगी, उसका काम जो है कम फोर्स में करने को, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द सेंसिटिव बैलेंस, इफ ही इनलेज डीपली द रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीजेस। हमेशा याद रखिए, अगर वो सांस लेगा तो क्या होगा, बैलेंस उस समय जो रीडिंग होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, और जैसे ही सांस वो करेगा निकालेगा और उस समय बढ़ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वॉल्यूम जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसमें डायरेक्शन हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है टाइम जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, स्पीड भी नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है कि किस तरफ डिस्प्लेस किया गया, डिस्टेंस भी नहीं होता। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, इजीली पता लगा लेंगे, मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी प्रेशर एनर्जी वर्क ये सब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम। देखिए, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू रेशियो ऑफ मोमेंटम अपॉन m अपॉन v। m अपॉन v का क्या होगा, मास, ठीक है, मास इज इक्वल टू m अपॉन v। क्लियर है। अब क्योंकि मोमेंटम जो क्यों होता है, क्या होता है, वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, p इक्वल टू एम वी होता है। तो यहां पर क्या हो गया है, इंटरचेंज कर दिया है और कुछ नहीं। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, आपको सिंपल पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, if a number representing volume and surface area of the cube are equal, then the length of edge of the cube in terms of unit। अच्छा, अगर लेंथ और सरफेस एरिया दोनों को इक्वल कर दिया गया तो लेंथ जो है 6 हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एनर्जी कन्वर्जन मींस, एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। द एनर्जी ऑफ विंड इज, एनर्जी ऑफ विंड में क्या होती है, अगर विंड चल रही है तो उसमें होगी काइनेटिक एनर्जी। इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड पावर में काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। विंड मिल देखे होंगे आपने, वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है मैच करने के लिए, हीट को इलेक्ट्रिक में कौन कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक को साउंड में कौन कन्वर्ट करता है, लाउड स्पीकर। मास को हीट में कौन कन्वर्ट करता है, फ्यूल कंबस्शन। केमिकल को हीट और लाइट में कौन कंबस्शन करता है, मास को हीट में करता है न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि हम कोई भी एक मास लेते हैं वो रिएक्ट करता है और उसके बाद लॉट्स ऑफ हीट छोड़ता है, तो वो क्या हो गया, और न्यूक्लियर रिएक्टर। और केमिकल टू हीट एंड लाइट, ये फ्यूल कंबस्शन। किसी भी फ्यूल को अगर हम जलाएंगे तो क्या होगा, उसमें हीट और लाइट दोनों मिलेगी। क्लियर है। यहां कार ब्रेकिंग लिखा हुआ है, कार ब्रेकिंग का तो यूज ही नहीं है। लाउड स्पीकर, सोलर सेल, फ्यूल कंबस्शन। अच्छा, 5 दिए ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही ट्रेन मूव करती है, जो पैसेंजर्स के हेड होते हैं वो पीछे की तरफ भागते हैं या पीछे की तरफ झटका लेते हैं, क्यों, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। कैसे, पहला जो लॉ है न्यूटन्स का वो ये कहता है कि ये बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पर फोर्स ना लगाया जाए, या मोशन में नहीं आएगी तब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए। अब अगर ट्रेन जो है सडनली स्टार्ट होती है तो इसलिए होती है क्योंकि नीचे का जो फोर्स होता है, वो बॉडी तो रेस्ट में रहना चाहती है क्योंकि उस पर तो फोर्स लगा नहीं है, लेकिन बॉडी जिससे टच है, जो ट्रेन का हिस्सा है, वो अपनी पोजीशन को एकदम चेंज कर देता है। इसीलिए जो ऊपर का हिस्सा है वो पीछे की तरफ झटका खाता है।
चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको सेशन कमेंट में बताइएगा। प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस चैनल को। आपको इस चैनल से बेनिफिट जरूर मिलेगा और जल्दी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।